लर्निंग फिजिक्स मोशन इन ए प्लेन। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, एंड थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स। लास्ट टाइम आपने समझा था स्ट्रेट लाइन मोशन मींस 1D, और उसमें कुछ टर्म्स थी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो 1D में हमने कॉन्सेप्ट काम में लिया था पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स यदि पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं तो लिख दिया पॉजिटिव एक्स, और नेगेटिव में जा रहे हैं तो लिख दिया नेगेटिव एक्स। लेकिन जब भी हम बात करेंगे 2 डायमेंशन की, तो उस केस के अंदर हम इतना इजी वे के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव का यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमको यूज करना पड़ेगा वेक्टर्स का। तो सिमिलरली 2 डायमेंशन मीन्स ए प्लेन और 3 डायमेंशन स्पेस, उसमें हम वेक्टर का यूज करके हम कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर में वेक्टर्स में कॉन्सेप्ट समझेंगे एडिशन मींस एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। जब भी हम बात करेंगे 2 डायमेंशन मोशन की, इसका मतलब हम समझना चाह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, या हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तो इस चैप्टर का जो फाइनली जो पार्ट यहाँ पे आएगा वो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन सब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिक्वायरमेंट होगी वेक्टर्स की। तो समझते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स और स्केलर में जो डिफरेंस है, स्केलर का केस होगा जब क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर, यदि मैं मेंशन करता हूं 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वेरिएबल काम में लेंगे से टी, तो इस टी की वैल्यू जैसा मैंने मेंशन किया से 27 डिग्री सेल्सियस। सो फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। इसमें से एग्जांपल की अपन बात करें, से फोर्स, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो फोर्स को रिप्रेजेंट हम करेंगे या तो बोल्ड करके, या एफ के ऊपर हम एक एरो का मार्क लगा देंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड कैरेक्टर का यूज करके रिप्रेजेंट किया है, लेकिन एग्जाम के केस में आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके ऊपर एक एरो का मार्क लगा के आप समझाएंगे, तभी उसको वेक्टर माना जाएगा। यदि आप केवल एफ लिख देते हैं, इसका मतलब आप केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यदि आप एफ के साथ में एक एरो मार्क भी लगाते हैं, इसका मतलब आप उसके मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज ओबेज द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इस कॉन्सेप्ट को अपन आगे के टॉपिक्स में समझेंगे। अब समझने की ट्राई करते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। 2 डायमेंशन मींस एक्स वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे ओरिजिन हो गया। हमने 2 पॉइंट पी और पी डैश डिफाइन किए। यदि पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिन के साथ में, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, साथ में इनिशियल पॉइंट ओ हो गया एंड फाइनल पॉइंट पी हो गया, तो एक एरो मार्क कर देंगे। तो ओपी इज ए पोजिशन वेक्टर, और इसकी वैल्यू हम आर से कहेंगे। तो ओपी और आर को हम बोल्ड कैरेक्टर का यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली यदि पी डैश को हम ओ के साथ में मार्क करते हैं, तो ओपी डैश ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट हमने किया है आर डैश से। तो ओपी डैश और आर डैश इसको बोल्ड के अंदर रिप्रेजेंट किया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यदि हम 2 पॉइंट लेते हैं, दोनों पॉइंट में इनिशियल पॉइंट पी एंड फाइनल पॉइंट पी डैश है, तो पी डैश पे एक एरो मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट का यूज नहीं किया, तो पीपी डैश कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। इसको समझने की ट्राई करते हैं। यदि पॉइंट पी से लेके क्यू तक आपको जाना है, तो आप पाथ ले सकते हैं पी डी क्यू, या आप पाथ ले सकते हैं पी ए बी सी क्यू।
लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, पी क्यू। तो वो पाथ लेंथ पे या पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द स्ट्रेट लाइन joining the initial and final position and does not depend on the actual path undertaken by the object between two positions. नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो बोथ आर सिमिलर। जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होगा तभी उनको इक्वल माना जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों वेक्टर आर इक्वल। लेकिन यदि वेक्टर बी को हम रोटेट कर दें तो इस केस में वेक्टर ए और बी बोथ आर अनइक्वल, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट हो गया। थर्ड केस में भी आप देखें, लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन को हमने डिफरेंट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ और डायरेक्शन दोनों ही डिफरेंट हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। जैसे एक वेक्टर ए डैश है, इसको हमने किसी स्केलर क्वांटिटी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, उस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया एक स्केलर क्वांटिटी 2 से, तो वेक्टर की लेंथ आप देखें इंक्रीज हो गई। तो ये जो वेक्टर है ये अनइक्वल वेक्टर ही हो जाएगा। डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। यदि मैं वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करता हूं -1 से, तो आप देख पा रहे हैं वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, ए के अपोजिट हो गया। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरा वेक्टर आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर बाय ड्यूरेशन, मींस टाइम यहाँ पे स्केलर है, तो वी गेट ए न्यू वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हमने समझा उसमें था स्केलर एंड वेक्टर्स, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। फॉर एनी डाउट, व्हाट्सएप एट 90230 85874।